टेलीविजन पर स्त्री मुक्तवादियों के आंदोलन की रिपोर्ट का प्रसारण हो रहा था। मैं थोड़ी आवाज़ बढ़ाकर सुनती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। नारी मुक्तिवादी स्त्रियों के रिश्तों से जुड़ी भूमिकाओं को स्टीरियोटाइप की संज्ञा देते हैं और ऐसी विचारधारा वाली स्त्रियां इनसे आज़ाद होना चाहती हैं। वे अपने स्वयं को, अपने अस्तित्व को सिर्फ स्त्री ही रखना चाहती हैं। रिपोर्ट खत्म हुई तो उठकर किचन समेटने लगी, पर भाषण का असर दिमाग पर हावी था और मन ना जाने कितने रिश्तों का विश्लेषण कर रहा था। सोचती हूँ ये सभी रिश्ते सात्विक भावनाओं को उभारते हैं, पर यदि रिश्ते अपनी पवित्रता खो दे तो? हाँ, यही तो हुआ था विशाखा के साथ। मैं और विशाखा पास पास के घरों में ही रहते थे, यानी हम पड़ोसी हुए। दो घरों में ब्याह कर आई हुई दो बहुएं। मेरा ब्याह साल भर पहले हुआ था। हमारी दोपहर अक्सर साथ गुजरती, कभी स्वेटर बुनते तो कभी धागे काटते। उसके शादी के 6 महीने बाद ही मैं गर्भवती हुई और डिलीवरी के लिए मायके चली गई। 5 महीने का बेटा लेकर जब ससुराल लौटी तो सबसे पहले विशाखा से ही मिलने का मन था, पर सुबह से शाम तक वह नहीं आई। शाम को बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद विशाखा चहकती हुई आई। मुझे लगा था वह आते ही गले लग जाएगी, पर वह बड़े प्यार से मेरे बच्चे को दुलारती रही। मुझे वह बदली बदली सी लगी। कहाँ थी तुम? सारा दिन इंतज़ार करवाया। मैंने उलाहना दिया। जरूरी काम था दीदी, इसलिए बाहर गई थी, वरना बाबू से मिलने तुरंत आती। वह नज़रें चुराते हुए बोली। ऐसा भी क्या काम था? अभय भैया भी आए थे क्या? उसके पति मेरे पड़ोसी के नाते देवर जैसे ही थे, सो मैंने छेड़ा। सोचा वह शर्म से लाल हो उठेगी, पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बात बदल दी, बोली, चलो दीदी चाय बनाते हैं, आपके साथ पूरे 5-6 महीने बाद चाय पी रही हूँ। अरे, तू तो रोज़ दिन गिन रही थी, लगता था ऐसा था तो आ जाती मेरठ। अरे देवर जी से कहती तो वे ही ले आते तुम्हें। हाँ दीदी, आना तो चाहिए था, पर 3 महीने से ये जो बम्बई गए हैं ट्रेनिंग पर, तो आज तक एक बार भी नहीं आए। चिट्ठी वगैरह? हाँ चिट्ठी आती है, काम की व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाए। दीपावली पर ही आएंगे। लिखा है ट्रेनिंग के बाद कंपनी बम्बई में ही जॉब देगी। तो तुम क्यों नहीं चली गई साथ में? मेरे सवाल पर उसके चेहरे पर रंग बदल गया। अब की बार क्रोध का भाव उभरा था। कसेले स्वाद की तरह उसने थूक निगला। फिर कहने लगी, चली जाती तो सास को कौन देखता? अरे हाँ, कैसी तबीयत है तेरी सासू माँ की? मुझे तो इस अधमरी माँ की तीमारदारी के लिए ही लाए हैं, जैसे मेरा अपना कुछ वजूद ही नहीं, पसंद नहीं। सुबह उठो तो वही माँ जी की कराह, बैठो तो वही। तंग आ गई हूँ मैं यही करते करते। वह रुआसी हो गई। कोई बात नहीं विशाखा, थोड़े समय की ही काकी हैं, कर ले सेवा। कहना आसान है दीदी, पर करने वाला ही जानता है कितना मुश्किल है अकेले संभालना। कभी बिस्तर गंदा करती हैं तो कभी कपड़े। क्या नई नवेली पत्नी ये सब करने के लिए लाए थे? पर छोड़ो भी। वह खुद पर संयम करते हुए मेरे बेटे को दुलारने लगी। वह चली गई सास की दवाई लेने। मुझे भी तरस हो आया था बेचारी पर। अभी तो वो बच्ची सी है, साल सवा साल ही हुआ शादी को। अभी तो उसकी भी तमाम इच्छाएं हैं। चाहते हैं पति का साथ हो, सब करना अच्छा लगता है, पर बेचारे अभय भैया भी क्या करे। नौकरी के लिए जाना तो पड़ेगा ही। हुआ तो 6 महीने में इधर तबादला करवा ही लेंगे। माँ ले जाने की हालत में होती तो नई नवेली दुल्हन को कौन छोड़ता। उन्हें भी तो विशाखा की याद आती ही होगी। सुंदर सलोनी पत्नी को यूँ छोड़ना उन्हें कहाँ अच्छा लग रहा होगा, पर माँ को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। दीपावली भी आ गई, पर अभय को छुट्टी नहीं मिली और विशाखा अभय का इंतज़ार करते या कहे माँ जी की तीमारदारी करते उब गई। साल भर भी ढंग से साथ नहीं रहे थे। शुरुआत में तो वह भी एक सुखी परिवार था, प्रेम और स्नेह से सराबोर, पर जैसे अचानक नजर आ गया। मिट्टी का कच्चा घरौंदा ही तो था उनका नया नया दाम्पत्य। अभी उस पर समय के थपेड़े या अकेलेपन की मार झेलने जैसी मजबूती नहीं आ पाई थी। हल्के से तूफान में ही भरभरा कर
ढह गया। जब सहेजने की जरूरत थी तब दोनों ने ही संयम और विश्वास को तोड़ा था, पर विश्वास की डोर अभय ने नहीं, विशाखा ने ही तोड़ी थी। उन दिनों माँ जी, विशाखा की सास, गंभीर रूप से बीमार थी। विशाखा ने उन्हें हॉस्पिटलाइज करवा दिया था। 2-3 दिन मैं भी अस्पताल गई, विशाखा का खाना लेकर। घर अस्पताल करते विशाखा तंग आ गई थी, पर अब उसके चेहरे पर एक अजीब तृप्ति थी। वह घर से भी अभय के दोस्त शैलेश के साथ ही जाती थी और शाम को लौटती भी उसी की गाड़ी से। माँ जी की छुट्टी होने के बाद शैलेश रात में भी 2-2 बजे तक विशाखा के घर में ही रुका रहता था। खाना पीना, हाट बाजार साथ ही करते थे शैलेश और विशाखा। कई बार धिक्कारा था मैंने उसे, पर मेरी बात पिछड़ेपन का प्रतीक थी, क्योंकि उसमें पति से मिली उपेक्षा का विद्रोह था। कहने लगी, दीदी, यदि मेरे पिता 6 महीने बीमार होते तो क्या अभय मुझे वहां रखते? नहीं ना। तब मुझे पति के प्रति जिम्मेदारी समझाई जाती। वह शायद बदला लेना चाहती थी अभय से, या फिर हो सकता है तन की जरूरतें उसे भस्म किए जा रही हो। मेरा समझाना उसे उपदेश लगता। धीरे धीरे मुझसे बात करना बंद कर दिया था। एक दिन अभय भैया का हमारे यहाँ फोन आया। तब फोन हमारे ही पास था। दोपहर के 2 बजे होंगे। मैं विशाखा को बुलाने भागती हुई गई, पर पैर ठिठक कर रुक गए थे। बरामदे में शैलेश की गाड़ी खड़ी थी। दरवाज़ा हल्के से लुढ़का हुआ था और काम वाली मालती के काम करने की आवाज़ आ रही थी। मैं विशाखा को आवाज़ लगाती हुई अंदर तक चली गई थी, पर दरवाजे के बाहर उतरे हुए शैलेश के जूते और बरामदे में खड़ी गाड़ी ने अंदर चल रहे प्रेम प्रसंग की कहानी कह डाली थी। उस वक्त इतनी नफरत हो गई थी उस बेशरम औरत से कि उसका गला दबाने को मेरा मन हो आया था। गुस्से में मैं भूल गई थी कि मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं। फिर वह रिश्तों की मर्यादा तोड़ चुकी थी। सहेली के हक का ख्याल मुझे था, उसे नहीं। क्या हुआ? उसने सवालिया नजरें डाली। क्या चल रहा है यह? मैं गुस्से में थी। मेरे सवाल ने उसे तिलमिला दिया। आप जासूसी करने आई हैं? तभी मालती मंद मंद मुस्कुराती हुई चली गई। मैं इतना विचलित हो गई थी उस बात से कि बताना भूल गई कि अभय का फोन है। उल्टे पैर घर लौट आई थी तो होल्ड किए फोन ने उलझन में डाल दिया। क्या कहूँ? सहज होते हुए मैंने अभय को यही कहा कि वह घर पर नहीं है। वह शायद बेचैन था। पूछ बैठा, कहाँ गई होगी? मैं गुस्से में भरी हुई तो थी ही, बोल पड़ी, शैलेश के घर होगी। आजकल वही फोन किया करो। मैंने फोन बंद कर दिया था, पर बार बार घंटी बजती रही। शायद अभय की। 4 दिन बाद पता चला अभय आ गए थे और माँ जी मरणासन है। उनकी माँ जी की मृत्यु पर मैं भी गई थी शोक प्रकट करने। वहां लगा कि पूरा घर ही मर गया है। अभय ने ऐसी चुप्पी साधी कि बस, और विशाखा सिर दर्द के नाम पर कमरे में ही पड़ी रहती। आने जाने वाले मोहल्ले के 2-4 लोग रोज ही शैलेश की प्रशंसा व्यंग्यात्मक लहजे में करते। भाई अभय, तुम्हारे दोस्त ने तो गजब का साथ दिया। अकेली विशाखा भाभी क्या करती? रात दिन शैलेश ने यहाँ माँ जी की सेवा में काटे। इस तरह से कटाक्ष चलते रहे। 13 दिनों से शैलेश मुझे एक बार भी वहां नहीं दिखा। मेहमानों के जाने के बाद एक दिन शाम को अभय आ गया हमारे घर पर। इन्होंने समझाया, अभय जरा अपनी हालत ठीक करो, संभालो स्वयं को। माँ जी को तकलीफों से मुक्ति मिली, उनका इतना दुख नहीं करना चाहिए। चाय का कप लेते हुए कहा, परसों मुझे वापस जाना है भाभी। और विशाखा? मैंने सवाल किया। वही परेशानी है, ले जाना चाहता हूँ पर वह चलना नहीं चाहती। क्या? हाँ भाभी, बम्बई जाते समय कितने अरमान थे दिल में। एक अच्छी नौकरी, परिवार के लिए तो चाहता है आदमी। सो तो है भैया। आज अब लौटा हूँ तो एकदम खाली हो गया हूँ। ना माँ रही, ना पत्नी, पत्नी रही। मैंने सांत्वना के शब्द बटोरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भैया, माँ को जाना ही था। रहा सवाल विशाखा का, वह तो अभी नासमझ है। समझा बुझाकर प्यार से अपने साथ ले जाओ और घर किराए पर चढ़ा दो। वही सोच रहा हूँ। विशाखा ने भी तुम्हारी तरह
तुम्हारे बगैर लंबा वक्त काटा है। साथ जाएगी तो मन भी लग जाएगा। अब दोनों साथ ही रहो। मुझे लगा अभय कुछ कहना चाहता है, पर वह चला गया। अगले दिन फिर आया। भाभी मैं कल जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद विशाखा भी आई थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी ये कहने। हम दोनों पति पत्नी उन्हें समझाने लगे। अभय सरल स्वभाव का व्यक्ति था, पर अभय की तरह विशाखा समझदार नहीं थी। मुझे लगा रिश्तों में जब स्वार्थ, अहम तथा कड़वाहट भर जाती है तो सर्वनाश होता है। एक दिन मैंने विशाखा से बात की। विशाखा, हमारी संस्कृति मर्यादाओं की गढ़ी हुई संस्कृति है। इस संस्कृति ने मर्यादा भरे आचरण जीवन क्रम में गूंथ रखे हैं। पति जीवन की परिधि ना सही, पर गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु तो है। पति का साथ, उसके सुख दुख तुम्हारी है। तुम अभय के कहने पर ही सासू माँ की सेवा के लिए उसके साथ नहीं गई थी ना? क्यों? क्योंकि तब मेरा नैतिक धर्म था। अब तुम्हारा क्या दायित्व है? आज सब कुछ बदल गया है। मेरी विचारधारा बदल गई है। मैं शैलेश को तन मन से पसंद करने लगी हूँ। ऐसी बातें फिल्मों में होती है विशाखा, असल जीवन में नहीं। क्यों नहीं हो सकती असल जीवन में? पति जब चाहे पत्नी को अकेली छोड़कर जा सकता है। पत्नी क्यों नहीं? जो पुरुष कर सकता है वह करने का स्त्रियों को भी अधिकार चाहिए। और मैं स्त्री की आज़ादी की बात कर रही हूँ। मैं एक पारिवारिक गृहस्थ स्त्री के अपने स्तर पर उसे समझाती रही। तुम्हारी बात सही हो सकती है विशाखा, पर हमारा मन आज भी पुरातन है। तुम्हें बाद में पश्चाताप ही होगा। बात अधूरी रह गई थी। शैलेश की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही वह उठकर उसके साथ चली गई थी। अभय हारे हुए सिपाही की तरह चुपचाप बैठा रहा। मैंने खाना लगाया तो खाने की टेबल पर भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप निगलता रहा। मुझे लगा जब आस्था टूटती है तो वह आदमी को गूंगा बना देती है, और जब बेशर्मी जीवन में पसर जाती है तो बाकी बचता ही क्या है सिवाय सर्वनाश के। विशाखा उसी तरफ बढ़ रही थी, पर अभय की स्थिति एकदम अलग थी। वह बेचारा बेवजह लूटा और टूटा था, और फिर हमारे सामने, मोहल्ले वालों के सामने, समाज के सामने भी तो शर्मिंदा हो रहा था। कब तक सहज बना रहता? अगले दिन मालती ने बताया, रात में ही अभय भैया को जाते देखा उसने। विशाखा फिर उसी तरह रहने लगी। कभी नौकरी, कभी शैलेश, कभी होटल, कभी पार्टी। 1 महीने बाद मुंबई से एक टेलीग्राफ आया था, रेल दुर्घटना में अभय भैया की मृत्यु का। रेलवे पुलिस से पता चला कि उन्होंने स्वयं अपनी जान दी थी। कब तक संघर्ष करता बेचारा, वह भी अपनी ही अपमानित आत्मा से। मैंने विशाखा से बात करना एकदम बंद कर दिया था। विशाखा ने भी तब मेरी परवाह नहीं की थी। विशाखा शैलेश के साथ किसी फैक्ट्री में काम करने लगी थी। सारा समय घर से बाहर ही बिता कर आती। 6 साल यूं तो कोई मायने नहीं रखते, पर 6 साल में विशाखा की मांसलता कंकाल में बदल गई। मालती ने एक दिन बताया, शैलेश अपने घर किसी दूसरे शहर चला गया है। बताते हैं वहाँ उसकी पत्नी और बच्चे हैं। 5 महीने हो गए, अब वह विशाखा के पास नहीं आता। अच्छा? हाँ, और करे भी क्या? विशाखा भाभी को डॉक्टर ने कैंसर बताया है। अब तो उन्होंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया है, नौकरी भी छोड़ दी है। कल वकील को बुलाया था। घर मकान सब अपनी ननद सुजाता के बच्चों के नाम करवा रही थी। इतना कुछ हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी, बहुत बुरी हालत है उसकी। अभय भैया की तस्वीर देखती रहती है और पत्र भी डलवाती है, पर आज तक भैया की तरफ से कुछ नहीं आया। एक दिन एक पत्र का जवाब आया था कि यहाँ कोई अभय नहीं रहते। क्या? अब तक उसे नहीं मालूम? क्या? क्या हुआ भाभी? मालती ने पूछा। कुछ नहीं, तू जा, कहकर मैं विशाखा के घर चल पड़ी। देखा तो नरकंकाल से शरीर लिए विशाखा पड़ी थी। मैंने प्यार से सिर पर हाथ फेरा था। यह उसके प्रति केवल मेरी मानवीय संवेदना ही थी। नहीं दीदी, आप पर मेरा क्या अधिकार है? क्यों, हम पड़ोसी तो हैं। नहीं दीदी, अब कुछ रहा ही कहाँ, सब खत्म हो गया। बस आस आज भी बंधी है। वे मेरे मरने की खबर पर जरूर आएंगे। बहुत प्यार करते थे मुझसे, कितना आग्रह और विनती
भरा था उनका स्वर जब यहाँ से गए थे। विशाखा, तुम चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। पर झूठ बोलते थे। 6 सालों में एक बार भी लौट कर नहीं आए। प्यार करते तो खोज खबर तो लेते। मैं आश्चर्यचकित थी और और दुविधा में थी कि मरती हुई इस औरत को बताऊं या नहीं कि अभय 6 साल पहले ही मर गया है। सचमुच वह तुझे प्यार करता था, तेरे बगैर जी नहीं पाया। विशाखा चाय का आग्रह करने लगी तो मैंने खुद ही गैस पर चाय चढ़ा दी। मन में एक सवाल था, शैलेश को लेकर पूछ ही लिया। आजकल शैलेश नहीं आता क्या? उसने भी दो टूक जवाब दिया था, नहीं। क्यों? पत्नी और बच्चों के पास लौट गया है। फिर यहाँ अब रखा भी क्या है? विशाखा की तरल बुझती आंखों में प्रायश्चित का पानी था। उसमें क्षमा याचना तैर रही थी। अब हर रोज ही मैं जाकर एक बार विशाखा को देख आती। हल्का दलिया या खिचड़ी बनाकर भिजवा देती मैं। एक रोज सांझ ढले मालती आ गई। जल्दी चलो भाभी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं दौड़कर विशाखा के घर गई। वह कराह रही थी। शायद उसे भयानक पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर ने आकर बताया, इनकी सांसों का सिलसिला समाप्त होता जा रहा है। मैं चुप थी। डॉक्टर ने बताया ये किसी का इंतजार कर रही हैं। मैंने डॉक्टर को बताया, जिसका यह इंतजार कर रही हैं वह तो इसके इंतजार में ही चला गया, अब कहाँ से आएगा? विशाखा की ननद सुजाता को खबर कर दी थी। रात भर मैं वहीं बैठी रही। वह छटपटाती रही। शायद बीता हुआ एक एक लम्हा उसकी यादों में तैर रहा था और वह अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। भाभी, आईने पर क्या गुस्सा निकाल रही हो? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो कई वर्ष पहले से ही जानती थी आज का यह दिन तुम्हें न देखना पड़े, इसलिए तो हमेशा टोकती रही हूँ कि अपना बर्ताव इतना भी खराब ना बनाओ। मेरा बर्ताव खराब है? हमेशा की तरह भाभी ने आंखें तरेरी। तू होगी खराब, तेरा सारा खानदान होगा खराब। भैया और भतीजा पास ही खड़े थे। मेरी आंखें उनसे मिली। शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी और माँ के व्यवहार पर। आज बरसों बाद मैं मायके आई हूँ। गुस्सा थी भाई भाभी से, ऐसा कहना सही नहीं होगा। मैं तो बस भाभी के व्यवहार से तंग आकर मायके को त्याग चुकी थी। भाभी का ओछा बर्ताव और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना, जब तक सहा गया सहती रही और जब लगा अब नहीं सह सकती, पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं भी सास बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी, बच्चों की तरह उनका लड़ पड़ना अभी गया नहीं है। आज भी उनमें परिपक्वता नहीं आई। मेरे खानदान को छोड़ो भाभी, तुम्हारा मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो खानदान पर उतर आई हो? आधी उम्र में इस खानदान की बेटी रही हूँ। मेरा खानदान तो यह भी है जो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र इस तरह लड़ने की नहीं रही जो हम उलझुल बकते रहें। आज प्रश्न हमारे बच्चों का है कि हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे, मेरी बेटी का सर्वनाश तो तेरे कारण हो रहा है। जया, तेरी ही ससुराल के हैं ना उसके ससुराल वाले, तू ही उसका पैर वहाँ लगने नहीं देती। मेरे ससुराल में जब बेटी का रिश्ता किया था तब क्या पूछा था तुमने भाभी? भैया, आपने भी जरूरी नहीं समझा मुझे बताना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कोई बुरी आदत तो नहीं? भला मुझसे बेहतर कौन बताता आपको कि जिसके सामने वह पला बढ़ा है? तब तो मैं आपको दुश्मन नजर आती थी कि कहीं रिश्ता ही ना तोड़वा दूं। मुझे तो तब पता चला कि जब मेरी चचिया सास ने शादी का कार्ड हाथ में थमा दिया था। क्या कहती मैं तब अपने ससुराल में कि आने वाली मेरी सगी भतीजी है, जिसकी माँ और बाप ने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। गला भराया मेरा। जानती हो भाभी, मेरी चचिया सास ने भी इसी अनबन का फायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का चला लिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोष क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी बेटी वहां सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं? ना मैं कल किसी गिनती में थी, ना ही मैं आज किसी गिनती में हूँ। उसी का बदला ले रही है ना तू, जया?
तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जूती के नीचे रहे। मेरा घर तो उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है भाभी। भला मेरी जूती के नीचे वह कैसे रह सकती है? सच तो ये है कि जो कलह तुम हमेशा यहाँ डालती रही हो, उसी को अपनी बेटी के संस्कारों में गूंथ कर तुमने साथ बांध दिया है। एक तो सोना, उस पर सुहागा। पति अच्छा होता तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डालता रहता, जिस तरह भैया डालते रहे हैं। लेकिन वहाँ वह भी तो सहारा नहीं है। शराबी, चरित्रहीन पति पत्नी को नंगा करने में लगा रहता है, और पत्नी पति के पर्दे तार तार करने से नहीं चूकती। उस पर आग में घी का काम तुम करती हो। बेटी का घर बसाना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो और बेटी को समझाओ कि समझदारी से काम ले। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है। लड़का अच्छा नहीं, लेकिन सास ससुर तो लड़की को सिर आंखों पर रखते हैं। पति को समझाए, उसे सुधारने का प्रयास करे। कैसे समझाए उसे मेरी बेटी? उसके तो 10-10 हजार चक्कर हैं। कई कई दिन वह घर ही नहीं आता। ऊपर से तू भी उसी को दोष देती है। तो क्या करूं मैं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जत मान देते हैं, उन्हीं का मान रखकर घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करे। मेरे दोष देने या ना देने का कोई अर्थ नहीं है भैया। मैं कब उसके घर जाती हूँ? तुमने इतना प्यार ही कहाँ छोड़ा है कि वो बुआ के घर आना चाहे, या मैं ही उसे अपने घर बुलाऊं? तुम्हारे परिवार से दूर ही रहने में मैं अपना भला समझती हूँ। मन भर आया मेरा, और मैं अतीत में विचरण करने लगी। ये वही घर आंगन है जहाँ मैं और मेरे भैया दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। अच्छा संस्कारी परिवार था हमारा, मगर सविता भाभी के आते ही सब बिखर गया। छोटे दिलो दिमाग की भाभी की जबान गज भर लंबी थी। प्रकृति ने शायद लंबी जबान देकर ही बुद्धि और विवेक की भरपाई करने का प्रयास कर दिया था, जिसका सविता भाभी जमकर इस्तेमाल करती थी। हैरान रह जाते थे हम सब। बच्चों की तरह लड़ पड़ती थी मुझसे। समझ में नहीं आता था कि सविता भाभी का दिमाग इस दिशा में जाता है तो जाता कैसे है। एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान किसी दूसरे पर सीधा सीधा आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचता है कि बरसों का रिश्ता कहीं टूट ही ना जाए। लेकिन सविता भाभी तो अपनी जरा सी चीज आगे पीछे होने पर भी झट से मुझ पर ही इल्जाम लगा देती थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्तब्ध रह जाती मैं। कैसे बातें करती हैं भाभी। पहले पहल तो सब मुझे शख्स देखते रहते थे, फिर धीरे धीरे समझ गए कि यह सब सविता भाभी के ही दिमाग की उपज है। भैया से 3-4 साल छोटी हूँ मैं, और माँ बाप की लाडली समझदार बेटी, जो भाभी के आते ही चोर चुगलखोर और पता नहीं क्या क्या बन गई थी। यह क्या हो गया है तुम्हें जया? तुम सविता से झगड़ा क्यों करती हो? उसका सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या सविता से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो? तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है, और अगर तुम्हारी ननद भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ, तो कैसा लगेगा तुम्हें? राजीव भैया ने अकेले में ले जाकर एक दिन पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। यह क्या कह रहे हैं भैया? तब समझ में आया कि भैया के खींचे खींचे रहने का कारण। मैंने सविता भाभी के पैसे निकाल लिए। नहीं तो भैया, जरूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूंगी। भाभी के पैसे चुराऊंगी क्यों मैं? तुमने अपने भाभी के 2000 रुपये नहीं निकाल लिए, और वह शिकायत कर रही है कि उसका भारी दुपट्टा और सुनहरी वाली सैंडल भी। भैया, भारी दुपट्टा मेरे किस काम का? और भाभी के पैर का नाप मेरे पैर में कहाँ आता है? कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो आप? जरा सोचो, दुल्हन का सामान मेरे किस काम का? वह कहती है कि तुम उसका सामान चुराकर अपने लिए संभाल रही हो। असमंजस में पड़ गई थी मैं। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अपनी भाभी का सामान चुराकर अपना दहेज सहेजूंगी? पता नहीं कैसे माँ ने भी हमारी बातें सुन ली और हक्की भक्की सी अंदर चली आई। क्या यह सच है जया? तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है? काटो तो खून नहीं रहा था मुझे। क्या माँ की भी मति मारी गई है? उस पर भाभी का यह भी कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी भाभी ने घर के सदस्यों के बीच, जिसे पाटना
सबके बस से बाहर था। हर पल वह किसी न किसी पर कोई न कोई आरोप लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर पल अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने में लगा रहता था। लगता है हम सब चोर हैं जो बस सविता भाभी के ही सामान पर नजर गड़ाए रहते हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या यह लड़की? गुस्से में बोल रहे थे पिताजी। जब देखो किसी न किसी को चोर बना देती है। हम भूखे नंगे हैं क्या जो इसी के सामान पर हमारी नजरें रहे? बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें हम? कहाँ जाएं? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है इसके आने से। 2-3 साल बीतते बीतते मेरा विवाह हो गया था और माँ पिताजी ताऊ जी के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपने प्राण भी वहीं छोड़े थे और मेरा मायका भी इसी दुख में छूट गया था। भाई का घर बसा रहे इस कोशिश में सारे बंधन तोड़ दिए थे मैंने। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे तब, जब मैंने आखिरी बार मायका देखा था। भैया कभी शहर से बाहर जाते तो मुझसे मिलते जाते, जिससे थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती थी। वरना मैंने तो मायके की ओर से कभी के हाथ झाड़ लिए थे। बेटे की शादी पर भी मैं ये सोचकर नहीं आई थी कि क्या पता सविता भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। मैंने अपनी बेटी सपना की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था, जिस पर सविता भाभी ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि भैया ने भाभी का सोने का हार ही मुझे दे दिया है। एक दिन मैंने राजीव भैया से फ़ोन पर पूछा कि सविता भाभी का कौन सा हार उन्होंने मुझे दिया है, तो रो पड़े थे वह। जीवन नरक हो गया है मेरा जया, मैं क्या करूं? ऐसी औरत का ना जीती है ना जीने देती है। जी चाहता है इसे मार दूं और खुद फांसी पर लटक जाऊं। राजीव भैया की हालत पर तरस आ रहा था मुझे। रिश्तों के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं, और जब यही रिश्ते गले की फांस बनने लगे तो कोई कैसे इन रिश्तों का निर्वाह करे? कुदरत कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो हमेशा दूसरों को दर्द देकर ही खुश होते हैं। जब तक दो घरों में आग न लगा लें उन्हें चैन ही नहीं आता। जया, तू कभी मेरा भला नहीं होने देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरे ससुराल में बेटी ना देती। भाभी के ये शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा मेरे पास चले आए थे। क्या जवाब था मेरे पास भाभी के आरोपों का? बुआ आइए, आप ऊपर चलिए। सफ़र की थकावट होगी, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे ने मेरी बाह पकड़ी और भैया ने भी इशारे से साथ जाने को कहा। सविता भाभी का विलाप वैसा ही चलता रहा। अनमनी सी मैं ऊपर चली आई और पीछे पीछे सविता भाभी का रुदन कानों में पड़ता रहा। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने चली आई एक प्यारी सी बच्ची। ये आपकी बहू है बुआ? भतीजे ने कहा। छाया, बुआ को प्रणाम करो। जीती रहो। आशीर्वाद देकर मन भर आया मेरा। खून में लहर सी दौड़ने लगी। मेरे भाई का बच्चा है ना, इसकी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना ना लाती? गले की माला उतार बहू के गले में पहनाने लगी तो भतीजे ने मेरा हाथ रोक दिया। बुआ, आप इस घर की बेटी हैं, आपको हमने दिया ही क्या है जो आपसे ले लें? बेटा, अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका हनन वर्षों पहले भाभी ने सबको अपमानित करके किया था। टूटे रिश्तों को तुम जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी आज भी कोई घर ऐसा है जिसे मैं अपना मायका कह सकती हूँ। यह कहकर मैं रो पड़ी थी। भतीजे ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। छाया, बहू के गले में पहनाकर माला बहू के गले में पहनाकर माला छाया बहू के गले में पहनाकर मैंने उसका माथा चूम लिया। बड़ी प्यारी लगी मुझे छाया। झट से मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बहू बेटा ऊपर अलग है। बुआ, छाया का भी माँ ने वही हाल किया था जो आपका हुआ। जो भी माँ से छू भर जाता है उसी पर माँ कोई ना कोई लांछन लगा देती है। किसी दूसरे के मान सम्मान की माँ को कोई चिंता नहीं। हैरान हूँ मैं कि कोई इतना सब कैसे और क्यों करता है। आज कोई भी माँ के पास जाना नहीं चाहता। अपनी ईमानदारी छाया भी कब तक प्रमाणित करती? इसकी माँ ने ही इसे 20 तोला सोना दिया है और माँ ने इस पर भी अपनी अंगूठी चुरा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीज़ों के खो जाने के लांछन माँ लगाती है वह चीज़ें सच में होती ही नहीं। माँ एक काल्पनिक चीज़ गढ़ लेती है जो ना कभी माँ के पास मिलती है और ना ही उसके पास मिलती है, जिस पर माँ आरोप लगाती है। याद आया मुझे
जब पहली बार सविता भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया था, भारी दुपट्टा और सुनहरे सैंडल का, ये दोनों चीजें कभी मिली ही नहीं थी। माँ का ध्येय मात्र दूसरों को अपमानित करना होता है, इसीलिए वह अपनी कोई भी चीज खो जाने का बहाना करती रहती हैं। मैं क्या करूँ बुआ, वो समझती ही नहीं है। और यही सब माँ ने पूजा को भी सिखा दिया है। मैं मानता हूँ कि उसका पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था, जब शादी के बाद काफी संभल गया है, लेकिन पूजा बात बेबात हर पल माँ जैसा व्यवहार ससुराल में करती रहती है, जिस पर उसका पति तिलमिलाता रहता है। उस पर, उसकी माँ पर अपना कोई ना कोई सामान चुरा लेने का इल्जाम पूजा लगाती रहती है। अब आप ही बताओ, घर में शांति कैसे रहेगी? अपनी इज्जत तो सबको प्यारी है न बुआ। अपनी माँ को किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई मनोवैज्ञानिक कारण ही ना हो। हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का आईना होती है। जो माँ ने नानी से सीखा, वही पूजा में रोपा। बीमार होते हैं ऐसे लोग, तो जहाँ जाते हैं असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। आपने हमें छोड़ दिया, दादा दादी ने भी ताऊ जी के पास ही रहना ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए। छाया भी साथ नहीं रहना चाहती। पूजा का पति भी अब उसे साथ नहीं रखना चाहता। बुआ, मैंने इसलिए आपको बुलाया था कि इस टूटी डोर का एक सिरा पकड़कर अपनी माँ के किए का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। मेरी गोद में सिर छिपाकर रोने लगा मेरा भतीजा। हर बेटी यही चाहती है कि उसका मायका रस्ता बसता रहे, फलता फूलता रहे, क्योंकि मायका उसे बड़ा प्यारा होता है। यहाँ से मिले शगुन के 5 रुपए भी बेटी को लाखों के बराबर लगते हैं, चाहे बेटी अपने घर करोड़पति ही क्यों ना हो। तुम सबको मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे मुंह से हर वक्त यही निकलता है। उस मर्म को मैं सहज ही महसूस करती हूँ जो आज भैया का है, उनके बेटे का है। क्या करते भैया भी? जिसका हाथ पकड़ा था, उसका पर्दा तो रखना ही था। यह अलग बात है कि उसी ने पूरे घर, हर रिश्ते को नंगा कर दिया। हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। अकेला इंसान कब तक अपने हिस्से का दायित्व निभाता रहेगा? एक रिश्ते का पूर्ण रूप तभी सामने आता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। अकेले की तूती ज्यादा देर तक नहीं बच सकती। रो रहा था मेरा भतीजा। उसका मन तो हल्का हो गया, लेकिन मेरे मन का बोझ ये सोचकर बढ़ने लगा कि कैसे मैं अपनी चचिया सास के घर जाकर भतीजी की वकालत कर पाऊंगी, कैसे उसे समझा पाऊंगी कि वह अपनी बहू को माफ कर दे। सच तो यही है ना कि आज तक मैं खुद भी अपनी भाभी को माफ नहीं कर पाई हूँ। बुआ, आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि पूजा का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप एक बार पूजा के पति को समझाइए और मैं पूजा को समझाऊंगा। मैं जाऊंगी बेटा, पूजा मेरी भी तो बेटी है। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम हाथ मत जोड़ो। घर का माहौल बोझिल था, फिर भी राजीव भैया ने मुझे नेक देकर विदा किया। भाभी हमेशा की तरह आज भी बाहर नहीं आई। कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहते। वापस लौट आई मैं। मेरा पूरा परिवार मुझे वापस पाकर बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक